अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। कि इमरान खान 70 बरस के हैं और ये उम्र एडवांस उम्र होती है। इमरान खान जख्मी है, जख्म भरने में वक्त दरकार है। इमरान खान 70 साल से जायद उम्र के आदमी है। किसी नौजवान को भी गोली लगे तो 3 महीने रिकवरी में लगते हैं। इमरान खान को उम्र रसीदा होने पर बायोमेट्रिक से भी इस्तिस्ना है। ये वो चंद कलिमात और जुमले हैं जो दर्जन भर केसेस में जनाब इमरान खान के वकला हर समात में दोहराते हैं और उनके लिए रिलीफ हासिल करते हैं। मगरिब में कानून की बालादस्ती की मिसालें, ना झुकने और ना डरने के दावे करने वाले इमरान खान आज ना सिर्फ डरे हुए हैं बल्कि एक अदालत से दूसरी अदालत से रिलीफ के मुतलाशी हैं। कौम के नौजवानों को जेल भरो तहरीक का दर्स देने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद गिरफ्तारी के खौफ से 3 महीनों में मेडिकल ग्राउंड्स का बहाना बनाए हुए हैं। आज 2 केसेस में इमरान खान के वकला ने यही ग्राउंड्स ली और जब एक अदालत से बात ना बनी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके रिलीफ ले लिया। आज ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आज ही अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी थी। बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन ने ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई और मौके पर कि जो भी बात कहूंगा इसके मेडिकल रिपोर्ट की सूरत में सबूत मौजूद है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने मेरा गुज़श्ता समाअत का ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिस पर वकील ने कहा कि अगर आप मेरी दरखास्त सुनकर रिलीफ दे दें तो हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा। जज ने कहा कि आपने मेरा ऑर्डर चैलेंज कर रखा है, इसलिए जरूर जाएं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि पहली बार बताना चाहता हूं कि आपके सामने दरखास्त गुजार कौन है। इमरान खान 70 साल से जायद उम्र के आदमी हैं। वो वर्जिश की वजह से सुपर फिट जरूर है मगर उम्र 70 साल से जायद है। किसी नौजवान को भी गोली लगे तो 3 महीने रिकवरी में लगते हैं। इमरान खान तो उम्र रसीदा होने पर बायोमेट्रिक से भी इस्तिस्ना है, इसलिए इमरान खान की जाती पेशी के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी जाए। इमरान खान की वकील ने इमरान खान के एक्सरे अदालत में पेश करते हुए कहा कि हम सब डॉक्टर बनते हैं तो ये एक्सरे भी देख लें। हम सिर्फ 3 हफ्ते मांग रहे हैं कि वो सपोर्ट के बगैर खड़े हो सकें। अगर इत्मीनान बख्श मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा जाए कोर्ट इसको मंजूर कर सकती है। अगर अदालत को लग रहा है मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं तो इसकी वजूहात आपने लिखनी है। अगर हमारी इस्तदा नहीं सुननी तो लिखना होगा हमारा मेडिकल दुरुस्त नहीं है। ये भी लिखना होगा कि इमरान खान को गोलियां नहीं लगी, इमरान खान इस्लामाबाद में भी नहीं है। इमरान खान और शरीक मुल्ज़िमान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इमरान खान को आज 3 बजे तलब किया और पेश ना होने की सूरत में कहा था कि कानून अपना रास्ता लेगा। जिसके बाद इमरान खान ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दरखास्त की समाअत की। इस मौके पर इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 17 अक्टूबर को अबूरी जमानत हासिल की गई। वज़ीराबाद का वाक़या 3 नवंबर को हुआ। वाक़े के बाद 6 बार और वाक़े से पहले 2 बार इस्तिस्ना की दरखास्त की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया कि 70 साल को आप एडवांस इमेज कहते हैं, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि सर इस उम्र में जख्म भरने में वक्त लगता है। इमरान खान कभी अदालतों के रूबरू पेश होने से नहीं हिचकिचाए। अब मेडिकल ग्राउंड सबके सामने और हकाइक पर मबनी है। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक इमरान खान से जमानत पर फैसले से रोकते हुए आइंदा समाअत पर इमरान खान की जो फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट है वो भी तलब की है। ये इमरान खान एक केस में वक्ती तौर पर रिलीफ देने में कामयाब हुई, लेकिन आज ही इमरान खान इसी से जुड़े हुए एक दूसरे केस में अबूरी जमानत कैंसिल करा बैठे। ये केस इलेक्शन कमीशन की बार एहतजाज से मुताल्लिक था जो पीटीआई रहनुमाओं ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद किया था, जिस पर इमरान खान समेत बाकी रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज थे। इस केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जवाद अब्बास ने इमरान खान को 1:30 बजे पेश होने की मोहलत दी थी, लेकिन इमरान खान मुकर्ररा वक्त पर अदालत पेश न हुए, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत खारिज की और कहा कि एक जो इंजरी पर बुलेट इंजरी है इस पर मुल्जिम को इतनी रियायत नहीं दी जा सकती। अगर इतनी रियायत दी गई तो ये तमाम मुल्जिमान के लिए होगी और अदालत ऐसी कोई नज़ीर कायम नहीं करना चाहती है। यहाँ भी इमरान खान ने अदालतों का सामना करने की बजाय राह फरार इख्तियार करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सियासी मुखालिफत पर मुकदमा दर्ज कराया गया। सेक्रेटेरिएट पुलिस ने बिला जवाज़ और झूठा मुकदमा दर्ज किया है और दरखास्त में कहा गया कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रहा हूँ, ऐसा संगीन जुर्म करने का सोच भी नहीं सकता। दरखास्त में इस्तदा की गई कि गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा मुनासिब फॉरम से रुजू करने के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। इस केस पर लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान के वकला ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि दरखास्त गुजार अपने घर में है, इश्तिहारी नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स दरखास्त के साथ मुंसलिक है, जिसमें डॉक्टर्स ने दरखास्त गुजार को मजीद 3 हफ्तों तक चलने फिरने से मना किया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरखास्त गुजार कहाँ पर है, इस दरखास्त को किस बुनियाद पर मंजूर करूँ। हमने कानून के मुताबिक चलना है, जिसको जमानत चाहिए उसको स्ट्रेचर पर या एम्बुलेंस पर अदालत ले आए। अगर हिफाजती जमानत चाहते हैं तो इमरान खान खुद पेश हो। रात देर तक अदालतें खोलने पर आप लोगों को एतराज़ होता है, मैं आपका पाबंद नहीं हूं जो रात 12 बजे तक इंतज़ार करूं। रात 8 बजे तक इमरान खान पेश हो सकते हैं तो हो जाए। अब रात 8 बजे तक का वक्त दिया गया है,
लाहौर हाई कोर्ट की जानिब खान ज़ाती हैसियत में पेश हों। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मुशावरत जारी है। वकला जमान पार्क पहुंचे हैं। फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि इमरान खान की जो मेडिकल कंडीशन है वो इस काबिल नहीं है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो सके। तमाम उनकी पेशी के हवाले से अभी मुशावरत जारी है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मतीउल्लाह जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मती साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। पाकिस्तान में किसी पर 2.5 दर्जन से ज़ायद मुकदमात का इंदराज हो और तकरीबन सभी में वो हिफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर हो, और प्रोटेक्टिव बेल अगर खारिज हो जाए, सबसे पहले तो हिफाजती ज़मानत दर्जन से ज़ायद मुकदमात के अंदर होना, ये भी बड़ी अचंभे की बात है। कॉमनर के साथ तो होता नहीं है, और अगर वो ज़मानत खारिज हो जाए तो फिर गिरफ्तारी ना होना। अब इमरान खान साहब के केस में ज़मानत कैंसिल होने के बाद वो क्या कानूनी हुक्म है या कानूनी अमर है जो माने आ रहा है? देखिए, कानूनी अमर तो कोई माने नहीं है। पुलिस अगर चाहे तो इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ़्तार कर सकती है, मगर डेफिनेटली अगर पुलिस को ये ख़दशा है कि इमरान खान कहीं फ़रार हो जाएंगे, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे और उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर चले जाएंगे, तो फिर वो तो फौरी कार्रवाई कर सकती है। मगर फिर ये पुलिस की डिस्क्रेशन पे भी आ जाता है कि जब ज़मानत खारिज हो जाए तो ये उसकी एक किस्म की डिस्क्रेशन तो है कि उसको किस तरीके से और कितने जल्दी गिरफ़्तार करना है, मगर ये उसकी ड्यूटी भी हो जाती है कि एक मुल्ज़म जिसके ख़िलाफ़ FIR कटी है तो वो उसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर ले। मगर अब देखना ये है कि ये ज़मानत अगर ख़ारिज हुई है तो केस की नोयत क्या है, और क्या अगर इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो ज़मानत उनकी खारिज हुई है, तो वो चूँकि लाहौर में है, तो जब आप दूसरे शहर में होते हैं तो एक राहदारी ज़मानत भी होती है, प्रोटेक्टिव बेल, कि भाई मैं दूसरे शहर में जाना है, तो उसके लिए वो लाहौर में सुना है कि हाई कोर्ट में अब उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है या भी कर रहे हैं उनकी तरफ से। जी, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई और हाई कोर्ट ने इसको टेकअप भी कर लिया। आपसे कुछ देर में इस पर समाअत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज जिस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इस अदालत में समाअत हुई तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली, और फिर इमरान खान के वकला ने दलाइल भी दिए। कहा गया कि 70 साला जो बीमार बूढ़ा शख्स है वो अदालत में पेश नहीं हो सकता, हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी जाए। वीडियो लिंक की दरख्वास्त ऑलरेडी मुस्तरद हो चुकी थी। तो कितनी गैर मामूली नौयत की समाअत थी जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया कि ये ज़मानत अब खारिज कर देनी चाहिए। देखिए, गैर मामूली सूरत हाल तो है कि इमरान खान पे एक हमला हुआ, वो ज़ख्मी भी हुए, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी हैं। अगर कोई आम आदमी ज़ख्मी होता है तो अदालतें पूछती हैं कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं, क्या ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, क्या ये सरकारी हस्पताल का सर्टिफिकेट है, और उस हवाले से। मगर इमरान खान जो हैं वो शौकत खानम हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट हर जगह पेश कर रहे हैं, और अदालतें उसमें ज़्यादा तफसील जाती भी नहीं हैं। अब जबकि उनकी ज़मानत खारिज हो चुकी है तो ऑब्वियसली टेक्निकली वो इस वक्त पुलिस को मतलूब एक मुल्ज़िम है, और यहाँ इस्लामाबाद से पुलिस ने जाना है, उनको लाहौर पुलिस के ताउन से उनके नॉलेज में ला के उनको गिरफ़्तार करना है। और जो भी इस्लामाबाद की अदालत में प्रोसीडिंग हुई है, मेरे ख्याल में अब जो फ़ैसला आ गया है तो वो प्रोसीडिंग की अहमियत भी अब इतनी नहीं रही। मगर ऑब्वियसली अगर ये आम आदमी का कोई मामला होता या केस होता तो आम आदमी के मामले और केस को तो हमारे जैसा मीडिया कवर भी नहीं करता, और हमें पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये चूँकि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है तो इसलिए इनके हवाले से हर किस्म की इनकी दरख्वास्त और इनके वकील की बातें, दलाइल जो है हम रिपोर्ट करते हैं, और फिर ये भी गिला करते हैं कि आम आदमी को जो है उस तरह का इंसाफ या उस तरह का सलूक नहीं उसके साथ किया जाता जो कि एक सियासतदान या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ किया जाता रहा है। मगर ये बात ज़रूर हैरान कुन है कि ऐसे ही मामलात में जो साबिक़ जो हुक्मरान थे, बल्कि जो अब मौजूदा हुक्मरान हैं, जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त बड़े तवील अरसे तक ये जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। उस वक्त नैब के कानून के तहत गिरफ़्तार किया जाता था, 90 दिन का रिमांड दिया जाता था, उनकी ज़मानतें मुस्तरद होती थी। ज़मानत मुस्तरद होने के बाद बाकायदा उनको जेल में भेजा जाता था, नैब की कैद खानों में भी उनको रखा जाता था। मगर अब की बार ना तो इस तरह का मुकदमे बढ़ाए जा रहे हैं, और ना ही अदालत जो है इतनी सख्ती कर रही है, और ना ही इतने तवील अरसे का रिमांड मिल रहा है। तो हल्का सा एक शॉर्ट कोर्स करवाया जा रहा है इन इमरान खान और उनकी जमात के सियासतदानों को, जबकि लॉन्ग कोर्स जो था वो पिछली
जो नवाज लीग थी, उनकी जो हुकूमत थी, या जो PDM के सियासतदान थे, उनको करवाया गया था। इमरान खान के केस में शॉर्ट कोर्स भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बज़ाहिर। मतलब अब मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है, पिटीशन टेकअप हो गई, जो सवालात बड़े संजीदा नौयत के सवालात प्रोसिक्यूटर की जानिब से उठाए गए, जिसमें जैसे आप जिसकी तरफ आपने निशानदेही भी की है, जो मेडिको लीगल है कि शौकत खानम अस्पताल में वो रहे, किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए नहीं हैं, उसी की रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी अथेंटिसिटी पर बहुत सारे सवालात उठाए गए। अब यही इन्हीं फुटिंग्स पर लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के कितने इम्कान आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली फिर केस की नौयत को देखना है। अब ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसमें ज़मानत खारिज हुई है, ये हंगामा आराई हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जब तोशाखाना केस का फ़ैसला आया था। तो उस हंगामा आराई में ख़ुद इमरान खान तो मौजूद नहीं थे, मगर उनकी सियासी क़यादत यकीनन मौजूद थी। तो उसमें तमाम सियासी क़यादत को ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए, इंसदाद दहशतगर्दी कानून के सेक्शन 780 के तहत। तो उसमें इमरान खान भी नामज़द हुए, क्योंकि बुनियादी तौर पे उन्हीं के लिए ये सब हंगामा आराई इलेक्शन कमीशन में हो रही थी। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की जा रही हैं, उसमें यकीनी तौर पे एक तो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, तो इस बात का इम्कान है कि उनको वहाँ से ज़मानत मिल जाएगी, जैसा कि पहले भी मिलती रही है। हाँ, अगर कोई बहुत ही संगीन नौयत का मामला हो, कोई दहशतगर्द पकड़ा जाए, तो ऑब्वियसली वो तो लाहौर हाई कोर्ट तक उनका लिए तो जाना ही मुश्किल होता है। और वैसे भी ये ज़मानत जो मिलेगी, ये राहदारी ज़मानत होगी, मतलब उनको एक वक्त दिया जाएगा 7 दिन का या 10 दिन का, कि इस वक्त में वो इस्लामाबाद की अदालत में पेश होकर अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करें, और फिर अदालत से दोबारा यहाँ से आके उनकी ज़मानत जो है वो कन्फर्म होगी इस्लामाबाद से। तो वो एक आर्जी और राहदारी और ट्रांजिट बेल जो है, उसका अमल इस बात का इम्कान है कि लाहौर हाई कोर्ट में उनको ये ज़मानत मिल जाएगी। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, इस सारे मामले का ये तो हो गया लीगल एस्पेक्ट। अब दूसरा आपका इस पर एनालिसिस क्या है? जिस तरह का मुकदमा है, जो नौयत है, एक फ़ैसला आता है, उस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं कुछ लोग, इमरान खान खुद बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, कारकुनान करते हैं, और फिर 780 के तहत की दफ़ात के तहत एक पर्चे का इंदराज हो जाता है। अब इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी का जो सियासी तौर पर फ़ायदा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा या इस वक्त की हुकूमत को, PDM सरकार को होगा? देखिए, गिरफ्तारी की जैसे मैंने पहले कहा, शायद नौबत ना आए इस केस में, क्योंकि और दूसरे बहुत से मामलात हैं जिसमें इमरान खान जो हैं वो सियासी तौर पे ज़रूर मैसूर होके रह जाएंगे। उसमें अभी जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ट्रायल कोर्ट उनको बार बार तलब कर रही है और वो पेश नहीं हो रहे। अब ट्रायल कोर्ट में भी मेरे ख्याल में अब 31 तारीख तक उनको मौका है, दोबारा तलब किया गया है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। तो अब देखना ही है कि वो कितने जल्दी अब दूसरे जो केसेस उनके ख़िलाफ़ पेंडिंग है वहाँ पे पेश होते हैं। तो बहुत सारे और दूसरे मामलात भी हैं जिसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी मुमकिन हो भी सकती है, और अब देखना यह है कि कब तक इमरान खान अदालतों को अवॉइड करते रहेंगे और कब इमरान खान को बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार किया जा सकेगा, क्योंकि ये यकीनी तौर पे इमरान खान के लिए सियासी तौर पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मगर इसके साथ साथ ये जो गिरफ़्तारी का एक माहौल बनाया जा रहा है इमरान खान की गिरफ़्तारी का, और हम देख रहे हैं उनके जो करीबी साथी हैं, ये शौकत तरीन जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनके ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनके भी किसी वक्त भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो फिर ये सारा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब हुकूमत को शायद इस बात का अंदेशा है कि PTI सड़कों पे आएगी और इमरान खान भी सड़कों पे आएंगे, मगर जिस मामले के लिए इमरान खान को सड़कों पे इस वक्त किसी भी सियासतदान, अच्छे सियासतदान की तरह आना चाहिए, इमरान खान उस मामले पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। उनका सारा ध्यान अभी भी जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर है, उनका सारा ध्यान अभी भी जो है वो जेल भरो तारीख के ऊपर है। मगर जो असल वजह है, जो इस वक्त मुल्क के मामलात हैं, माशी सूरत हाल हैं, उसके हवाले से इमरान खान अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे, और ये उनकी सारी सियासत का महवर जो है वो अपनी गिरफ़्तार होने या ना होने के हवाले उसके गिर्द ये सारी उनकी सियासत घूम रही है। मतीउल्लाह जान साहब, वेरी क्विकली नाउ, 5 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मतलब उसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है, तौहीन अदालत भी है, तोशाखाना ममनुआ फंडिंग केस पे टेरियान केस भी है, जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमने डेली मेल का एक आर्टिकल भी देखा। तो इन 5 इंपॉर्टेंट केसेस में किस केस पे आपको लगता है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है, इमरान खान पर शिकंजा बड़ा सख्त हो सकता है आने वाले दिनों में?
देखिए, ये तो इमरान खान के कंडक्ट पे मुनसर है। अगर इमरान खान बाकायदा अदालतों में अपनी ज़मानत के लिए पेश होते रहें तो फिर मेरे ख्याल में फ़ौरी तौर पे उनको गिरफ़्तार करना मुमकिन नहीं होगा। मगर अगर इमरान खान इसी तरह ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहें और तारीख़ पे तारीख़ लेते रहे तो फिर किसी वक्त भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकेगा। अब मेरे ख्याल में जिन केसेस का आपने हवाला दिया है, इसमें सबसे बड़ा ख़तरा जो इमरान खान को गिरफ़्तारी के लिए वो यही है कि वो पेश नहीं हो रहे और ज़मानतें वो मांग रहे हैं अदालतों से। तो अदालतें जो हैं वो बग़ैर पेशी के ज़मानत तो नहीं देती। एक आध दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा हो गया था कि उनको ख़तरा था, उनको ट्रांजिट बेल ज़रूर मिल गई थी। तो अदरवाइज़ देखें, ट्रांजिट बेल तो ऐसा हो जाता है वीडियो लिंक पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस तरह हो गया था। आप देखें लाहौर हाई कोर्ट में ये होता है या नहीं, या वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। मगर फिर अगर इमरान खान इसी तरह अवॉइड करते रहे अदालतों को तो फिर किसी वक्त भी किसी भी केस में उनको गिरफ़्तार करना मुश्किल नहीं होगा। जहाँ तक टेरियन वाइट का केस है, अब वो भी 1 मार्च तक तारीख मिल गई है उनको। और अब जो जमामा गोल्डस्मिथ का नया इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपने 2 बेटों के अलावा ये भी कहा है कि इमरान खान की एक तीसरी बेटी भी है, 30 साला टेरियन वाइट। तो मेरे ख्याल में उस इंटरव्यू के बाद टेरियन वाइट केस में भी इमरान खान के लिए जो सियासी तौर पे सूरत हाल है वो टोटली बदल गई है। उसमें कोई गिरफ़्तारी वाला मामला तो नहीं है, मगर यकीनी तौर पे अब इमरान खान को एक ठोस मौक़िफ़ अपना लेना होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 मार्च को जब ये केस दोबारा समाअत के लिए आएगा तो ये जमामा गोल्डस्मिथ का जो इंटरव्यू है और इसमें जो उनका एतराफ़ है या इंकशाफ है, उस हवाले से भी इमरान खान को पोजीशन ज़रूर लेनी पड़ेगी जिसका बराह रास्त असर उनकी अहलियत या नाअहली पर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फाइनेंस बिल आज कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से पेश कर दिया गया है और फाका कश अवाम पर टैक्सेस का मज़ीद बोझ लादा गया। आने वाले दिनों में कॉमनर पर किस कदर प्रेशर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक में। वेलकम बैक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वतन अजीज़ कुदरती वसाइल से माला माल है। ये 22 करोड़ से ज़ायद लोगों का मुल्क है जिसे कुदरती आफात से ज़्यादा इंसानी आफात का सामना रहता है। आज अरबाब इख्तियार को ये जोम है कि मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया गया है, मगर हुकूमत वक्त की खिदमत में अर्ज़ है कि आपकी रियाया का दिवालिया निकल चुका है। आमदनी इंतहाई कम और अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। गरीब आदमी जिस आटे की लाइन में लगा वो लाइन इतनी लंबी हो जाती रही कि खदशा है कि कहीं ईवान इक़्तिदार तक ये लाइन ना जा पहुँचे। गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों में आज की हुकूमत और अपोजिशन की महंगाई मार्च कर रही थी और दुहाई दे रही थी कि हुकूमत ने गरीब का कुछ उम्र रखा। अरबाब इख्तियार के तो शायद आज मुस्कुराने के दिन है, लेकिन रियाया के लिए मुस्कुराने के नहीं सर पीटने के दिन आ चुके हैं। अब इन्हीं तजर्बाकार लोगों की हुकूमत है जो आवाम का बेपनाह दर्द लिए हुकूमत में आए थे और आवाम के लिए आज दर्द सर बने हुए हैं। आज तजर्बाकार हुकूमत की तरफ से अपने 10 माह की कलील मुद्दत में तीसरा बजट पेश किया गया है जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आवाम पर नमक पाशी करते हुए किफ़ायत शारी की अपील की है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने लग्जरी अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स GST की शरह बढ़ाकर 17 से 25% करने की तजवीज़ दी है, जबकि शादी हॉल्स की तकरीबात के बिलों पर 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। इसके अलावा सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ है। हुकूमत की जानिब से आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 12.8% इजाफा भी मुतवक्के है और रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर और पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाए गए टैक्सेस को देखते हुए पेट्रोल की कीमत तकरीबन 32 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 32 रुपये फी लीटर तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि ओगरा की जानिब से पेट्रोल और डीजल में 10 रुपये फी लीटर इजाफे की ज़मरी भिजवाई गई है। बिजली और गैस की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त जब पहले ही महंगाई की शरह 33% तक जा पहुंची है और जो फूड इन्फ्लेशन है वो 40% के करीब है, तो ऐसे में मजीद टैक्सेस के बाद महंगाई के नंबर्स खौफनाक शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज भी वज़ीर ख़जाना जब खिताब करने आए तो महंगाई का मलबा इमरान खान के सर पर कोशिश की। साला दौरे हुकूमत में नाकिस मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में सिर्फ 26 अरब डॉलर का GDP में इजाफा हो सका। 112 अरब डॉलर के इजाफे का मुआवजना सिर्फ 26 अरब डॉलर के इजाफे से आप खुद कर सकते हैं। इमरान खान भी अपने 3.5 साल दौर में यही इल्ज़ाम तराशी करते रहे, तब आप समेत पूरी कौम ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि महंगाई की वजह दरअसल पिछली हुकूमत थी। आज खान साहब ने भी ऐसा महसूस होता है कि हाथ खड़े किए हुए हैं। उन्होंने नवीद सुनाई है कि हालात बेकाबू हो गए हैं, IMF से पैसे आने के बावजूद हालात नहीं संभलेंगे।
वो देख रही है वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक से कर्जे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। अब हमने देखा है कि जो हुकूमतें वक्त होती है वो आवाम के निशाने पर होती है। आज महंगाई की चक्की में पिसा गरीब मौजूदा हुकूमत को अपना मुजरिम समझता है। जैसे पिछले दौर में महंगाई का मुजरिम इमरान खान को समझा जाता था। आपका दावा ज़रूर दुरुस्त होगा कि IMF का मुआहदा नागुज़ीर है, अगर मुल्क बचाना है तो महंगाई करना होगी। लेकिन अवाम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हर दौर में कुर्बानी का बकरा हम ही क्यों? खान साहब की नाअहली भी अवाम भुगते और आज आपकी नाअहली भी अवाम भुगते और आप दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर ऐवान में और जमान पार्क में बैठे रहें। ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। वज़ीर ख़जाना साहब ने माशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जांचने के लिए कमीशन तश्कील देने का फैसला किया है कि इस पर एक कौमी कमीशन बनाना चाहिए। आज जब इज़हार बिल पेश कर रहे थे तो कौमी कमीशन की क्या तजवीज़ उन्होंने पेश की है, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। 2022 में हम दुनिया की 47th इकोनॉमी बन चुके हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवस्सुत से ये मुतालबा करता हूँ कि इस मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस तय तक पहुँचे कि मुल्क की मुफाद के खिलाफ ये साजिश कैसे और किसने की और जिसके नतीजे में आज हमारी पूरी कौम भारी कीमत अदा कर रही है। ऐसे कमीशन खान साहब ने भी बहुत बनाए थे, जैसे कर्जा कमीशन, पावर प्लांट कमीशन, IPPs को बहुत पैसे देने की और बहुत सारे, लेकिन अवाम को किसी कमीशन का फायदा नहीं हुआ। 4 बार वजीर खजाना रहने के बाद अगर आपको भी माशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जांचने के लिए कमीशन की जरूरत है तो इसहाक डार साहब वाकई इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है और माशी जिम्मेदारी भी फिर अल्लाह के सपुर्दी है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त अब जो फाइनेंस बिल आया है, यकीनन IMF की बहुत सारी कंडीशंस हैं, डिमांड्स हैं जिनको मीट करना ज़रूरी है IMF प्रोग्राम को बहाल करने के लिए, लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? इम्प्लीमेंटेशन पर कितने सवालात हैं, बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज फाइनेंस बिल तो पेश कर दिया गया है, 170 अरब के टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। IMF की कंडीशंस पर हुकूमत ने बड़ी फुर्ती दिखाई है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर एक सवालिया निशान ज़रूर है। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत हाईली एम्बिशियस है? देखिए, 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 जुज़ हैं जिसको मैं समझ रहा हूँ। एक तो गैस का, बिजली का, और तीसरा जो है वो टैक्स का आपने बताया। गैस की मद में कोई 350 अरब का एक नया टीका है, बिजली की मद में 250 अरब का है। तो आप समझिए कि जो टोटल पैकेज है उसमें से 350 और 250 अरब तो सिर्फ बिजली और गैस है। उसमें मैं समझता कि कलेक्शन करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। टैक्सेस के हवाले से आपने 170 अरब का जिक्र किया, उसमें से तो GST की मद में जो 17% से 18% पे जाएगा, वहाँ पे तकरीबन 55 अरब रुपए की कलेक्शन है। और बाकी फिर आपने देखा कि वो सिगरेट के हवाले से है और मैरिज हॉल्स के हवाले से है। मैं नहीं समझता हूँ कि कलेक्शन में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो गैस और बिजली के हवाले से जो है वो इकट्ठा करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिस्कल ईयर की कंप्लीशन में अब 4 महीने रह गए हैं, तो 4 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ करना होगा? जी, 4 महीनों में जिस तरह रेट गैस के बढ़ाए गए हैं, कोई 16% से लेके और 100% से ज्यादा की शरह पे, वहाँ पे 350 अरब रुपया हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है। मैं समझता हूँ कि उसके लगभग कलेक्शन हो जाएगी। इसी तरह बिजली की मद में जो 250 अरब का नया टीका है, वहाँ पे भी कलेक्शन हो जाएगी। 170 अरब की टैक्सेस की जो मद में जो रकम रखी गई है, वो शायद पूरी 170 पे ना पहुंच पाए। लेकिन देखिए, नतीजा इसका ये है, एक तो ये कि बड़ा वाज़ेह है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में बिल्कुल नाकाम रहती है और रही है, और वो सारा का सारा बोझ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे डाल देती है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो पाकिस्तान के गरीब तरीन तबकात हैं, ज्यादातर बोझ जो है वो सारा का सारा बोझ उनके ऊपर पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, अब हमेशा ये कहा जाता है कि जो मराहत याफ्ता तबका है, जो प्रिविलेज्ड क्लास है, उसके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ाया जा रहा है। जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, जो गरीब आदमी है, उसके ऊपर टैक्सेस का बोझ नहीं लादा जाएगा। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जो प्रिविलेज्ड क्लास से जो टैक्स कलेक्शन है जिस अंदाज में की जाती है, वो तो बड़ा छोटा चंक है, और बाकी तो है अल्टीमेटली जाहिर है वो मैसेस से जो टैक्स कलेक्शन है उसी की मद में होगा। तो ये जो छोटा चंक है, इससे कलेक्ट करके अल्टीमेटली इस टारगेट को अचीव कर लेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन वो कोई नई पॉलिसी नहीं है। पिछले 25, 30, 35 सालों से जो भी हुकूमत आती है, लगभग 70% हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट होता है
वो इनडायरेक्ट टैक्स की मद में होता है, और वो जैसे आपने कहा कि उसको हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स, यानी कि आप जालिमाना टैक्स समझ लीजिए। इस दफ़ा जो गैस के स्लैब्स बनाए गए हैं और जिस हिसाब से टैक्स लगाया गया है, आपकी जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी, जितने ज़्यादा क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी उसमें उतना ही ज़्यादा इजाफा है। ठीक, और देखिए ना, कहने को तो 170 अरब के वॉल्यूम का फाइनेंस बिल है, और उसमें इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि जी IMF तो हमसे 700 अरब रुपए मांग रहा था, हम 170 अरब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो कुल मिलाकर तो ये तकरीबन 700 अरब तक पहुंच जाता है मामला। जी, मेरे तखमीने के मुताबिक 800 अरब से ज़्यादा की रकम है। अगर 350, 250, 170 कर ले, जो बिजली और गैस का टीका मिला ले, तो अगर 800 अरब का इजाफी बोझ पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि 22-23 करोड़ पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं, तो हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर इस मिनी बजट के नतीजे में कोई 4,000 पाकिस्तानी रुपए का इजाफी बोझ या एक 4,000 रुपए का इजाफी टीका आप समझ लीजिए। और डॉक्टर साहब, कुछ ड्यूटीज तो आज के दिन से, यानी आज की तारीख में 15 तारीख से इम्पोज हो गई हैं, और ये इसका फास्ट ट्रैक इसलिए इसको बताया जा रहा है कि जो हमारे IMF को हमने फिर रिस्पॉन्ड करना है, उनको फीडबैक देना है, तो फौरी उनको बता दिया जाए, देखिए हमने लागू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में कॉमनर के ऊपर किस कदर प्रेशर देख रहे हैं? मैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात कर रहा हूँ। देखिए, लुबे-लुबाब ये है कि हुकूमत का जो खसारा है उसकी आमदन और उसके अखराजात में, वो पूरा नहीं हो रहा। ये सारे टैक्सेस जो हैं ये मजबूरन लगाने पड़ते हैं कि आपकी आमदन कम है, आपके अखराजात ज़्यादा हैं, हुकूमत अखराजात पे फिस्कल डेफिसिट की बात करें, ये हुकूमत अखराजात पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, हुकूमत की आमदन जो है वो टारगेट के मुताबिक नहीं आ रही, तो फिर नतीजे में जो खसारे को पुर करना है वो ये टैक्सेस और ये बिजली की कीमत में इजाफा और गैस की कीमत में इजाफा, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत चोरी कंट्रोल नहीं कर पाती, गर्दिशी कर्जाजात जो है मुसलसल बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका इल्ज़ाम मैं समझता हूँ कि IMF के ऊपर नहीं डाला जा सकता। कोशिश हुकूमत की हमेशा यही होती है, चाहे ये हुकूमत हो, इससे पुरानी पहली वाली हुकूमत हो, कि इल्ज़ाम IMF के ऊपर डाल दिया जाए कि उनकी शराइत की वजह से हमने ये काम किया है। असल बात यह है कि आपसे चोरी कंट्रोल नहीं हो रही, असल बात यह है कि आपसे डायरेक्ट टैक्स जो है वो इकट्ठा नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम, माहिर इक़्तिसादी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे। हमें बड़ी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पंजाब और KP में असम्बलियाँ तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन इंतखाबात होते हुए अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। इंतखाबात का ऐलान कब होगा, कैसे होगा, मामला जू का तू है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। पंजाब और KP असम्बलियां तहलील हुए 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल इलेक्शंस तारीख का ऐलान नहीं हुआ। दोनों फरीकैन अपने अपने महाजों पर डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने के लिए बेताब है, तो दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत किसी भी तौर वफाक और सूबों में अलग अलग इलेक्शंस के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा महसूस हुआ कि शायद इलेक्शन कमीशन गवर्नर की बजाय खुद इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले अपने इदारे और फिर कानूनी टीम का आला सतह इजलास तलब किया, जिसके बाद गवर्नर के साथ मजीद मुशावरत का फैसला किया गया। गुज़श्ता रोज़ गवर्नर के साथ होने वाला इजलास भी बेनतीजा रहा, बल्कि गवर्नर की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा गया कि जब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील नहीं की तो कानूनी लिहाज से वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी नहीं कर सकते और दोबारा से अदालत से रुजू करेंगे। गवर्नर पंजाब के ऐलान के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये मामला आने वाले दिनों में एक भरपूर अदालती जंग में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी दौरान 2 रोज़ कबल अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख ना देने पर गवर्नर बलीगुर रहमान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की एक और दरखास्त दायर की गई है, जिस पर आज समाअत हुई और मज़कूरा दरखास्त 2 रोज़ कबल शहरी मुनीर अहमद की जानिब से अपने वकील अजहर सिद्दीक की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी। दौरान समाअत अदालत ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट जमा कराए कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, क्या आपको अदालतों पर एतमाद नहीं है। उन्होंने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के वकील कहाँ हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई अपील दायर की है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने अपना काम कर दिया, अब अदालत इंतजार कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट को रेफर किया है कि यह मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जराए से ये बात सामने आ रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले पर अब एक नजर सानी पिटिशन दायर करता है। अब लाहौर हाई कोर्ट के जिस जो है कोर्ट में फैसला सुनाया गया है
या तो वहां पर एक रिव्यू पिटिशन दायर कर दी जाएगी, अदरवाइज एक ऑप्शन ये मौजूद है कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाए और लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच इस मामले को टेकअप करेगा। अब अगर इस सारे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है इस रद्देमल का इजहार नहीं किया तो फिर गवर्नर पंजाब की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, इसी मौक़िफ़ के तहत उन्हें एक रिव्यू पिटिशन दायर करना होगी या फिर इंट्रा कोर्ट अपील होगी और उस पर डिवीजन बेंच बनेगा और ये मामला मजीद अदालती जंग की नज़र होता हुआ दिखाई देगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।